हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 1 जुलाई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे हम उनको यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो हमने करंट अफेयर्स लिया हुआ है वो पीआईबी से लिया हुआ है। पीआईबी का क्या फुल फॉर्म है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ से हमने करंट अफेयर्स को उठाया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला आपका जो करंट अफेयर्स है वो है वीबीजी रामजी अधिनियम का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन। ये आपका जीएस पेपर 2 से जाके लिंक होता है, जो कि सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, और जीएस पेपर 3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जाके लिंक होता है। तो ये क्या हो गया आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में यह लागू होने जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन हैं उनका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि ये आखिरकार ये क्यों खास है वगैरह, और भी इनके फीचर्स को देखते हैं। आगे देखते हैं मुख्य प्रावधान एवं व्यवहारिक उदाहरण की अगर बात करें यहाँ पे, पहला है वित्तीय स्वायत्त एवं प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पर ढांचागत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु केंद्रीय निधि आवंटित की जाएगी। उदाहरण इसमें है कि पूर्व में सड़कों या कोल्ड स्टोरेज के लिए राज्य स्तर की स्वीकृति में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब ग्राम सभा स्वयं वित्तीय व्यवहार्यता तय कर सकेगी। इसका कहने का मतलब ये कि इसमें वित्तीय सुदृढ़ता आएगी और स्वतंत्र निधि हस्तांतरण हो सकेगा। मतलब इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत ग्रामीण विकास के लिए फंड जो होगा वो सीधे और स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें जो आपने नाम सुना होगा लाल फीताशाही, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? डिजिटल बुनियादी ढांचा, असेट ट्रैकिंग। निर्मित होने वाली प्रत्येक ग्रामीण परिसंपत्ति का जियो टैगिंग अनिवार्य होगा, जिससे भ्रष्टाचार और कागजी विकास पर तो अब इसमें ये होगा कि गांव में जो भी विकास कार्य होंगे या जो भी परिसंपत्तियां मतलब बनेंगी, तो वहाँ पे क्या होगी? उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। उसके लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उससे क्या होगा? पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और लोगों की जवाबदेहिता भी बनेगी। ठीक है, तो इसलिए आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी दी गई है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, वाइब्रेंट विलेज एक कीवर्ड्स है, उसकी मैं बात कर लेती हूँ। तो क्या है यहाँ पे? इसका तात्पर्य केवल बुनियादी ढांचा विकसित करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर राजस्व उत्पन्न कर सके, जैसे पंचायत के स्वामित्व वाले सौर ऊर्जा ग्रिड या सामूहिक विपणन केंद्र। मतलब इसके तहत जो सीमावर्ती और दूरदराज के जितने भी गांव हैं उनके विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मतलब इसमें यह है कि देश का जो आखिरी छोर तक जो पिछड़े हुए गांव हैं, लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसीलिए इसको वाइब्रेंट विलेज की संकल्पना देखी गई है। आगे है संभावित इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। प्रश्न क्या है? क्या वित्तीय और तकनीकी स्वायत्तता प्रदान करने मात्र से पंचायती राज संस्थाओं का वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है? हाल ही में लागू वीजी रामजी अधिनियम के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपका 250 शब्द में 15 मार्क्स का दिया गया है। आप इसकी आंसर राइटिंग अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर करिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने इसकी आंसर राइटिंग की हुई है। डिजिटल इंडिया मिशन के 11 वर्ष और नए आयाम, ये जो टॉपिक है आपका GS2 जो कि ई गवर्नेंस, और GS पेपर 3 जो कि साइंस एंड टेक से समावेशी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से लिंक हो रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये चर्चा में क्यों है? 1 जुलाई 2026 को इस मिशन ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत को डिजिटल रूप से क्या बनाया जाए? सशक्त समाज बनाया जाए। मतलब समाज को क्या किया जाए? सशक्त किया जाए और ज्ञान आधारित एक अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, यह इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। महत्वपूर्ण उप योजनाएं और शब्दावलियां भी यहाँ पे दी गई हैं। सी-लीड्स के बारे में देख लेते हैं। सी-लीड्स कार्यक्रम, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी आपसे, जो 11 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ जैसे कौन कौन सी हैं। देखिए, डिजिटल लेन देन, जैसे भारत दुनिया का लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान मतलब यूपीआई के माध्यम से अकेले देखता है या अकेले संभालता है। तो ठीक है, डिजिटल लेन देन के मामले में क्या कर रहा है भारत? दुनिया का लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान अकेले देख रहा है, अकेले संभाल रहा है। किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से। इंटरनेट में पहुँच की अगर बात करें तो देश में इंटरनेट जो कनेक्शन है उसकी संख्या लगभग 103 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 103 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब एक चीज़ और आता है भारत नेट।
क्या, भारत नेट। तो लगभग 2.2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है उससे जोड़ा जा चुका है। और डीबीटी की अगर बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो लीकेज वगैरह को रोकने के लिए 51.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है सीधे लाभार्थियों को बैंक खातों में भेजे भी गए हैं। लीड्स कार्यक्रम क्या है, ये डिजिटल इंडिया की उप पहल है उसकी, जिसका उद्देश्य क्या है, जो लखपति दीदियां हैं, लखपति दीदियाँ वो जो महिला हैं जो स्वयं सहायता जो समूह में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रही हैं, उनको क्या करना, तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उन्हें डिजिटल भुगतान, फिनटेक टूल्स और ऑनलाइन बुक कीपिंग का प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है। ये हो गया सी लीड्स कार्यक्रम। अब है ई सरस की बात कर लेते हैं। ई सरस पोर्टल क्या है, तो पहली बात इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई सेल्स ऑफ आर्टिकल्स बाय रूरल आर्टिसंस सोसाइटी, एक समर्पित ई कॉमर्स क्या है, प्लेटफॉर्म है। उदाहरण, बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर गाँव की जो महिला उद्यमी द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को अब बिना किसी बिचौलिए के सीधे वैश्विक खरीदार अमेजन या फ्लिपकार्ट की तर्ज पर इस तरह से खरीद सकते हैं। मीन्स ये कि आप किसी और की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने सामान को सीधे तरीके से बेच सकती हैं, तो उनको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है, राइटिंग में कोड कर सकते हैं, जैसे ई सरस हो गया, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना है ना, और ये दीक्षा वगैरह पोर्टल है। इन सब चीज़ों को अगर आप मेंस में कोट करते हैं तो आपको औरों से बेहद अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगला है निवेश मॉडल और बुनियादी ढांचा की बात कर लेते हैं। सीसीईए के बड़े निर्णय, जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल से जाके लिंक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपका कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको कहते हैं सीसीईए, द्वारा 2 महत्वपूर्ण सड़क और सुरंग परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी गई है, जो सिविल सेवा परीक्षा के इन्वेस्टमेंट मॉडल टॉपिक के लिए केस स्टडी है। चलिए आइए देख लेते हैं। परियोजना का नाम पहला और लागत वित्तीयन इसमें दिया गया है, निवेश मॉडल दिया गया है, परीक्षा हेतु भौगोलिक और सामरिक महत्व इसका दिया गया है। तो पहला हम बात कर लेते हैं आपका NH34 कानपुर कबरई खंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्या है, कानपुर कबरई उत्तर प्रदेश। ये आपका यूपी स्पेशल के लिए पेपर 5-6 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें लागत कितना आया है, तो 7,145.14 करोड़ रुपए का लागत आया है इसमें। BOT टॉल मतलब मॉडल, इसमें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जिसको कहते हैं, ये क्या निवेश मॉडल क्या है, बॉट। परीक्षा है तो इसमें, और ये आपका 4/6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे ये बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक गलियारों से जोड़ेगा, इसलिए यूपीएससी जो है इस पे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। और जिसमें ये क्या होगा कि जो यात्रा का जो समय होगा, इसकी वजह से जो 3.5 घंटे लगता था वो कितना हो जाएगा, घटा करके 1.5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा, द्वारका एक्सप्रेसवे सुरंग परियोजना NH248BB। तो इसमें जो लागत आई है आपका 6,969 करोड़ रुपए की लागत है। इसका मॉडल क्या है, तो हम HAM हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल क्या है, इसका नाम हम, और ये बॉट मॉडल पे है, कानपुर कबरई वाला। 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन सुरंग का निर्माण दिल्ली हरियाणा के बीच निर्बाध और सुरक्षित कनेक्टिविटी इससे हो सकेगी। तो क्या होगा कि इसके तहत दिल्ली और हरियाणा के बीच 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन जो सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ये जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एक तरीके से बिना किसी बाधा के कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। तो ये आपका हो गया। अब आके आते हैं वैचारिक बॉट और हैम के बारे में। ये जो मॉडल है इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। अब ये है क्या, बॉट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, जिसमें निजी निवेशक सड़क बनाने का पूरा खर्च उठाता है। जो निजी निवेशक होगा वो क्या करेगा, सड़क बनाने का पूरा खर्च उठाएगा, एक निश्चित अवधि तक टोल वसूल कर अपनी लागत और लाभ निकाल लेगा, फिर सड़क किसका हो जाएगा, सरकार को सौंप देगा। इसमें पूरा व्यावसायिक जोखिम यातायात को कम होने का डर किसका होगा, तो निजी क्षेत्र का होगा। तो मतलब जो निजी क्षेत्र होगा वो सड़क भी बनवाएगा, पूरा खर्चा उठाएगा, और एक इसमें टाइम पीरियड डिसाइड होगा कि इतने टाइम तक मैं इसका क्या करूँगा, लूँगा, और उसकी लागत वगैरह जो भी लाभ होगा वो सब उससे निकाल लेगा, टैक्स से। फिर क्या करेगा, सड़क फिर बाद में जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर जो सड़क होगी वो किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो इसमें पूरा जो व्यावसायिक जोखिम यातायात जो भी है, कम होने का डर वगैरह जो भी होगा निजी क्षेत्र का होगा। इसमें सरकार का फिर उस समय कोई लेना देना नहीं होगा। हम हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, यह सरकार EPC और निजी BOT का एक मिश्रण है। जो हम मॉडल है वो EPC और निजी मतलब सरकार और निजी दोनों का एक मिश्रण है। दोनों की भागीदारी कितनी है, तो 40:60 की है। सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा निर्माण के दौरान देती है। जो सरकार हम में क्या होगा कि
सरकारी और निजी दोनों का मिश्रित रूप है मॉडल का, और इसमें सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा निर्माण के दौरान देती है और शेष जो 40% होता है निजी जो सेक्टर से आता है वो लगाता है, निजी डेवलपर लगाता है। लेकिन टोल सरकार वसूलती है, निजी डेवलपर को निश्चित किस्तें एन्युटीज दी जाती है, जिससे निजी क्षेत्र का जोखिम क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये याद रखिए कि बॉट में क्या होगा कि निजी क्षेत्र का जोखिम रहेगा ज़्यादा, और इसमें क्या रहेगा कि निजी क्षेत्र का जो जोखिम होगा वो कम होगा, और इसमें सरकार की भी भागीदारी रहेगी हम मॉडल में। ठीक है, अब इसमें देखिए यूपीएससी में कैसे पूछा जा सकता है। तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसको कहते हैं हम, पारंपरिक बॉट मॉडल की तुलना में निजी निवेशकों को आकर्षित करने से अधिक प्रभावी क्यों रहा है, इस CCEA मंजूरी को वर्तमान उदाहरण के रूप में उत्तर में शामिल करें। तो ये आपको प्रश्न लिखने हैं, ये मैं इसलिए इसमें लगाती हूँ कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, और आप लोग कम से कम थोड़ा तो, आप कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम ये तो बता दिया करिए कि हाँ किसी ने आंसर राइटिंग की है नहीं की है, ये बता सकते हैं ना आप। तो इसमें हमने क्या देखा, तो CCEA की यह मंजूरी न केवल दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश जो कि बुंदेलखंड में लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को क्या करेगी, सुधारेगी, और यह भी दर्शाता है कि भारत सरकार जो है बुनियादी ढांचा जो विकास है उसके लिए जोखिमों को कम करने वाले जो हाइब्रिड मॉडल हैं, जैसे हम, और निजी पूंजी को आकर्षित करने वाले PPP जो मॉडल हैं उनको संतुलित करने का संतुलित उपयोग कर रही है एक तरीके से। तो बैलेंस वे में PPP जो मॉडल है उसका भी उपयोग कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सौर भौतिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। अब ये क्या है, ये जो टॉपिक है ये आपका GS पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और अनुप्रयोग से जाके लिंक हो रहा है, सौर भौतिकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, ये कह सकते हैं। अब इसमें सरल अगर शब्दों में कहूँ तो जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, एक तरीके कमाल किया है। क्या किया है, कमाल। उन्होंने सूरज की जो पुरानी जो तस्वीरें थी उनको समझने के लिए कंप्यूटर वाला जो AI जो दिमाग है उस मॉडल का इस्तेमाल किया है। आइए जानते हैं आगे क्या है, चर्चा में क्यों है। तो भारतीय खगोलविदों ने कोडाइकनाल और सौर वेधशाला, जिसको कहते हैं कैसो, द्वारा पिछले 100 वर्ष में ली गई सूर्य की ऐतिहासिक तस्वीरों का विश्लेषण करने के लिए उन्नत AI मॉडल का उपयोग किया है। तो किसने किया है, भारतीय जो खगोलविद हैं उन्होंने किया है। और कहाँ की तस्वीरें, तो कोडाइकनाल सौर वेधशाला द्वारा जो पिछले 100 साल में ली गई जितनी भी सूरज की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, और उन्होंने क्या किया है, इन धुंधली और जो पुरानी तस्वीर है उनको समझने के लिए एक एडवांस AI मॉडल का उपयोग किया है। अब यहाँ पे मुख्य तकनीकी आयाम भी देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, AI जो है इस AI में क्या खोजा है, जो चमकीले जो धब्बों की पहचान इसने की है। तो AI ने सूर्य के चुंबकीय रूप से जो सक्रिय जो क्षेत्र थे, यानी सूरज पर दिखने वाले जो चमकीले काले धब्बे थे जिनको कहते हैं ब्राइट सोलर रीजन्स, को इसने पहचाना है। क्या किया इसने, ब्राइट जो वो जो चमकीले धब्बे थे उसको पहचाना। तो यही यहाँ पे कहा गया ब्राइट सोलर रीजन्स की इसने पहचान की है। तो AI ने सूर्य के चुंबकीय सक्रिय जो क्षेत्र थे चमकीले धब्बों को के 100 वर्ष के चक्रीय पैटर्न को सफलतापूर्वक डिकोड किया है। इसका महत्व क्या है, इससे अंतरिक्ष मौसम स्पेस वेदर की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी, जिससे हमारे संचार उपग्रह सैटेलाइट्स को सौर तूफानों या सौर फ्लेयर से नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। तो इसमें 100 साल का जो पैटर्न था, जो AI ने पिछले 100 साल के जो डेटा है उन सबको खंगालकर सूर्य का जो चुंबकीय चक्र है या साइक्लिक पैटर्न है उसको पूरी तरीके से क्या किया है, डिकोड किया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जो अंतरिक्ष के मौसम की जो भविष्यवाणी जो कर देते हैं ये सटीक नहीं रहता। इसमें क्या होगा, इससे हमें अंतरिक्ष का मौसम जो है उसके बारे में सटीक अनुमान लगाने में हेल्प मिलेगी। सैटेलाइट्स की सुरक्षा भी हो सकेगी। जब सूरज से खतरनाक जो तूफान आते हैं, जो सोलर फ्लेयर्स आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वो जो उठते हैं तो क्या होता है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो AI ये जो टेक्नोलॉजी है हमें पहले से ही क्या कर देगी, अलर्ट कर देगी, ताकि हम अपने जो उपग्रह हैं उनको सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी, जिससे हमारे संचार उपग्रहों को सौर तूफानों से नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ये था 5वां है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सामरिक सुरक्षा। अब ये जो 5वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सामरिक सुरक्षा, आपके GS पेपर 2 भारत के हित और द्विपक्षीय संबंध से लिंक हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि हाल ही में PM मोदी जी हैं, उन्होंने सेशेल्स देश की यात्रा पर गए थे, जहां दोनों देशों के बीच कुल लगभग 19 समझौते हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि अनुदान और शिक्षा के लिए एक MOU साइन हुआ है। तो इसीलिए चलिए आइए अब ये चर्चा में किए हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कृषि समझौता ICAR सेशेल्स MOU भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तकनीकी सहयोग और बीज संस्करण हाइब्रिडेशन हेतु समझौता किया है। तो मतलब क्या हुआ है,
है, भारत की तरफ से जो कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है उसने क्या किया है, सेशेल्स के कृषि विभाग के बीच एक समझौता या MOU हुआ है। किसके किसके बीच? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सेशेल्स के कृषि विभाग के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी जो समय सीमा थी, एक समझौते को अगर जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इन लोगों ने क्या किया, 5 साल का एक वर्क प्लान लेके चले, 2026 से 2031 तक का। तो 2026 से लेकर 2031 तक का इन्होंने वर्क प्लान लेके चला है और इन्होंने इसमें साइन किया है। अब इससे होगा क्या, ये समझिए। इससे ये होगा कि क्लाइमेट जो स्मार्ट कृषि, अब देखिए मौसम जैसे बदल जाता है, कम बारिश होती है तो फसल, अब इसके दौरान भी फसल कैसे अच्छी हो, ये जो दोनों देश हैं इस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसलिए क्लाइमेट स्मार्ट कृषि की बात की जा रही है। तकनीक और वैज्ञानिक ट्रांसफ़र, तो भारत के कृषि वैज्ञानिक सेशेल्स जाएंगे और वहाँ के जो छात्र हैं व रिसर्चर्स हैं को आधुनिक जो खेती है उसकी ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग। भारत के जो कृषि वैज्ञानिक है वो कहाँ जाएंगे? सेशेल्स जाएंगे, तो उनको वहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे वहाँ पे। बागवानी और पशुधन, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक, फल सब्जियाँ, जैसे हॉर्टिकल्चर में ये आता है ना फल सब्जियाँ वगैरह, तो फल सब्जियाँ उगाने और पशुपालन को भी बेहतर बनाने की जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह है उनको वो आपस में दोनों लोग साझा करेंगे। तो ये अब इसका महत्व क्या है, इससे क्या होगा, देखिए UPSC या PCS दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पहले फूड सिक्योरिटी, मतलब सेशेल्स का एक छोटा सा तो द्वीप है जो कि आइसलैंड का है, वो सॉरी सेशेल्स का एक छोटा सा द्वीप है और इस समझौते से उस जो भोजन और पोषण संबंधी जो सुरक्षा है वो मजबूत बनेगी। और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व मतलब ये दौर क्या है जो ये चल रहा है, भारत जो है, ये समझिए कि भारत जो है छोटे विकासशील देशों की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है और वह हमेशा रेडी रहता है सभी की हेल्प करने के लिए। इंडिया सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हिंद महासागर में जो सेशेल्स है वो भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ोसी देश या कह सकते हैं, तो वो है। तो इसीलिए वो अपनी भरोसा को जगाना चाहता है लोगों के प्रति और सभी से अच्छे रिलेशंस को रखना चाहता है। तो भारत सेशेल्स का ये समझौता जो है खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भी वह हिंद महासागर के लिए सागर विजन को भी मजबूत कर रहा है। और ये दिखाता है कि भारत अपनी जो आधुनिक कृषि तकनीक है उन सभी के जरिए वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार लीडर के रूप में क्या है, भूमिका निभा रहा है। ठीक है। छठवां, पर्यावरण सतत जहाज पुनर्चक्रण। भारत और यूरोपीय संघ ने हरित अर्थव्यवस्था के तहत सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूलन जहाज पुनर्चक्रण सहयोग को सुदृढ़ किया है। किसके साथ? यूरोपीय संघ और भारत। इसमें यह है कि पुराने और जो बेकार हो चुके जो समुद्री जहाज हैं उनको इस तरह से तोड़ना या उनके पार्ट्स को दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल करना जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं जो मजदूर उनकी सेहत भी क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। अब जैसे क्या होता है कि जब जैसे बड़ा कोई समुद्री जहाज है 25-30 साल पुराना हो गया तो वह चलाने लायक तो रहता नहीं है। अब इतने बड़े लोहे का पहाड़ जैसे ये जो जहाज उसका किया जाए तो कबाड़ में क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। लेकिन अगर इसे लापरवाही से अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, समुद्र में जहरीले जो केमिकल्स वगैरह है वो फैल जाते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए सतत जहाज पुनर्चक्रण की टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। तो इसी के बारे में बात हो रही है। अब है हांगकांग कन्वेंशन की बात कर ले। यह संधि जहाज के रिसाइकलिंग से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण और श्रमिकों के स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित करती है। भारत के शिपयार्ड अलंग गुजरात जैसे यूरोपीय संघ ने मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है जिससे भारत ब्लू इकोनॉमी का वैश्विक लीडर बन सके। अब आते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन पे, अपने क्विक रिवीजन पे आते हैं। जितना हमने पढ़ा तो वहाँ पे अब देखिए अभी जो हमने इसके बारे में पढ़ा तो इससे क्या होगा, जहरीला जो कचरा है जैसे पुराने जहाज में एस्बेस्टस पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, भारी धातुएं होती हैं जो समुद्र का जो पानी होता है और जीवों को भी नुकसान पहुंचा रही है। और मजदूरों के लिए भी अच्छा है कि कम से कम बिना सुरक्षा के जो जहाज काटने से फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी भी जानलेवा बीमारी या एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, एक सतत पुनर्चक्रण हो जाएगा। ठीक है। हांगकांग कन्वेंशन क्या है, ये जहाज को सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे और जिसका भारत भी क्या है, एक हिस्सा है। और अलंग की बात अभी हुई थी तो भारत का जो गुजरात में स्थित जो अलंग दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यार्ड है। अब यहाँ पे मैंने देखा ना, ये अलंग गुजरात मैंने अभी बताया आपको। और अब यहाँ पे इससे क्या है कि जहाज देखिए लोहे की जब रिसाइकलिंग होगी तो जहाज टूटने से जो स्टील और लोहा मिलेगा उससे भारत की जो स्टील की ज़रूरतें होंगी वो पूरी हो जाएंगी और नई माइनिंग्स उसके लिए करनी नहीं पड़ेंगी।
और उद्योग इससे क्या होगा, उद्योगों से हज़ार लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट हमने यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ा था क्या, वीजी रामजी एक्ट। तो वीजी रामजी एक्ट ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्या है, पहल है, और जिसके तहत ग्रामीण परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जा रही है। इसका फायदा यह होगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बिचौलियों का अंत होगा और गाँव में वित्तीय विकेंद्रीकरण, मतलब पैसा सीधे नीचे तक पहुँचेगा। तो ये क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बिचौलियों का अंत होगा, मतलब, और इसमें वित्तीय विकेंद्रीकरण होगा। ई सरस और सी लीड इसमें क्या होगा, एसएचजी का डिजिटल ई कॉमर्स एकीकरण। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा टॉपिक जो था, यह स्वयं सहायता समूह जो है, एसएचजी का डिजिटल ई कॉमर्स एकीकरण था, मैंने अभी बताया था आपको। और यानी जो गांव की महिलाएं हैं उनको ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना, और इसकी उपयोगिता यह है कि इससे महिला आर्थिक सशक्तिकरण होगा। क्या होगा, महिला आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और समावेशी जो डिजिटल विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है आपका बोट वर्सेस हम मॉडल। बोट वर्सेस हम मॉडल, तो बोट का फुल फॉर्म क्या था, मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका। तो अब इसमें यह था कि यह CCEA कैबिनेट समिति द्वारा दी गई वित्तीय जो मंजूरी से जुड़ा है, जिसमें NS34 द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बात हो रही थी। तो बोट के माध्यम से द्वारिका एवं NS34 एवं द्वारिका एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी। और इसमें यह है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत सरकार और कंपनियों के बीच जोखिम या संतुलन को बनाया जा सके, इसकी बात हुई। अब आता है कोडाईकनाल AI स्टडी, भारतीय तार भौतिक संस्थान AIIA AI प्रणालियाँ। अब इसमें देखिए क्या था, इसमें यह था कि कोडाईकनाल AI स्टडी मतलब भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, तारा भौतिकी संस्थान IIA द्वारा AI प्रणालियों की मदद से तैयार किया गया है। और इसकी उपयोगिता यह है कि हम जो है अंतरिक्ष जो मौसम पूर्वानुमान है और उपग्रह की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे। ठीक है, अगला है आपका INS तर्कस व इच्छक की बात कर लेते हैं। INS तर्कस या इच्छक की बात करें तो ये हाल ही में सेशेल्स के ये कहाँ पहुँचे, सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुँचे हैं। ये भारत के जो सागर विजन का क्या है, हिस्सा है। क्या है, सागर विजन का हिस्सा है। इसकी बड़ी उपयोगिता यह है कि यह हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएंगे और भू राजनीतिक स्थिति को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। शिप रिसाइकलिंग की बात कर लेते हैं। शिप रिसाइकलिंग हांगकांग कन्वेंशन EU मानक के तहत है, और जो कि भारत भी इसका हिस्सा है। पर्यावरणीय अनुकूलन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और ब्लू इकोनॉमी को भी ये मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी लास्ट में भी पढ़ा है, आप लोगों को आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। और आज ये जो टॉपिक्स है यहीं कंप्लीट होता है आपका। ये था 1 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स, जो कि मैंने पूरा इस तरीके से कंप्लीट किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इतने टॉपिक्स जो भी मैंने कंप्लीट कराए हैं, आप इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है UPSC, BPSC, UPPCS और RO परीक्षा, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिश करिए कि कंटेंट को आप लिंक कर सकें, और इसमें जो PYQ मैंने दिए हुए हैं आप उनको आंसर राइटिंग करने की भी कोशिश करिए। और मैं प्रयास करती हूँ कि जो मैं यहाँ पे चीज़ें लेके आऊँ वो ऑथेंटिक रहें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रश्न यहीं से बने। ठीक है, तो इसको बनाने में मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग कम से कम 1 लाइक तो कर ही दिया करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और वीडियो को मेहनत करती हूँ, सो प्लीज़ मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।